वो बाप बेटे महाराज और महेश एक वैन की दरमियानी सीटों पर बैठे हुए थे। दो आदमी उन दोनों को निशाने पर रखे हुए थे। वो दाढ़ी मूंछों वाला शख्स उनके सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखें असल में नीली थीं, लेकिन उसने भूरे रंग के लेंस लगाए हुए थे। वैन तेज़ रफ्तारी से हाईवे पर जा रही थी, जिसका मतलब था वो शहर से बाहर जा रहे हैं। उन दोनों को ये गुमान था कि गनमैन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। रास्ते में जब भी उनसे बोलेंगे या आपस में बातें करेंगे तो उनके दिमागों में पहुंचकर उनके हाथों से गन छीन लेंगे। इसी ख्याल से वो बड़ी देर तक उस वैन में खामोशी से सफ़र करते रहे। आखिर महाराज ने उस दाढ़ी वाले से पूछा, भैया चुप क्यों हो? ये दोनों गनमैन भी चुप हैं, आगे बैठा हुआ ड्राइवर भी खामोश है। क्या तुम्हारा पूरा खानदान गूंगा पैदा हुआ है? दाढ़ी वाले ने कहा, मैंने इन्हें गूंगा बनकर रहने के लिए कहा है। मैं योगा का माहिर हूँ, पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक सकता हूँ, इसलिए अपनी आवाज़ सुना रहा हूँ। तुम दोनों मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे। महेश ने पूछा, दाढ़ी वाले अंकल ये दिमाग के अंदर कैसे आती हैं? मेरा नाम दाढ़ी वाला नहीं, जॉन रॉबर्ट है। तुम दोनों टेलीपैथी जानते हो। मैं बहुत देर से फुटपाथ पर तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम दोनों ने किसी के दिमाग में पहुंचकर उसे गालियां दी थी, फिर अपनी सांस रोक ली थी और जवाबन गालियां देने वाले को अपने दिमागों में नहीं आने दिया। महेश ने ख्याल फानी के जरिए कहा, पिताजी इन्हें मालूम है कि हम दोनों टेलीपैथी जानते हैं। महाराज ने कहा, बुरे फंस गए, ना ये बोलेंगे ना हम इनसे हथियार छीन सकेंगे। ये हमें कैदी बनाकर ले जा रहे हैं। पिताजी मैंने जब से होश संभाला है सभी टेलीपैथी जानने वालों को अपने मंसूबों में कामयाब होते देखा है। वो अपने दुश्मनों पर गालिब आते हैं, उन्हें कभी कभी नाकामी होती है, लेकिन आप तो हमेशा नाकाम रहती हैं। दुश्मनों को फांसना चाहती हैं और खुद फंस जाती हैं। सिर्फ मुझे इल्ज़ाम क्यों देते हो? तुम भी तो नाकाम हो रहे हो। आपके साथ रहता हूँ, नाकामी तो होगी। अरे तो ताना क्यों देते हो? मुझसे अलग हो जाओ। कैसे अलग हो जाएं? खून से कभी खून अलग होता है? हाँ, यही तो हमारी शान है, हमारी आन है। अपने खून से खून पैदा किया है। तुम्हारी बारी आएगी तो तुम अपने खून से खून पैदा करोगे। ये सब हो जाएगा अगर ये गनमैन हमारे खून का एक कतरा भी रहने देंगे। फिक्र ना करो, एक बात में हम बदकिस्मत हैं, दूसरे में खुशकिस्मत। बदकिस्मती ये कि टेलीपैथी का हथियार जब इस्तेमाल करते हैं मुँह की खाते हैं, कभी कभी तो मौत के मुंह में जाने लगती हैं। खुशकिस्मती यह है कि हमेशा मरते मरते बच जाती हैं, और भगवान चाहेगा तो अभी इन दुश्मनों से भी बचेंगे। क्या लात जूते खा के भी जिंदा रहना खुशकिस्मती नहीं है? मौत हमारा मुंह देखती रह जाती है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। जॉन रॉबर्ट उन्हें घूर कर देखते हुए बोला, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, तुम दोनों ख्याल ख्वानी के जरिए आपस में बातें कर रहे हो और हमसे बच निकलने की तदबीर कर रहे हो, मगर याद रखो रॉबर्ट के हाथ से कोई जिंदा बचकर नहीं जाता। वो दोनों हंसने लगे। महाराज ने कहा, हम दोनों क्या बातें कर रहे थे और ये क्या समझ रहे? तुम क्या बात कर रहे थे? तुम नहीं समझ सकोगे। हम अपनी किस्मत की बातें कर रहे थे। अभी आगे जाके क्या होने वाला है ये तुम नहीं जानते, और कैसे जानोगे? आगे किस्मत में क्या लिखा है ये सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले जानते हैं। इसीलिए तो हम आराम से बैठे हैं। जॉन रॉबर्ट परेशान होकर सोचने लगा, इन कमबख्तों ने ख्याल ख्वानी के जरिए अपने लोगों को इतला दी होगी कि हम हाईवे पर जा रहे हैं। आगे जाकर इनके लोग कहीं मुनज़्ज़म हमले करेंगे। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी एक साइड पर रोको। उसने गाड़ी रोक दी। रॉबर्ट ने हुक्म दिया, इन दोनों की आंखों पर पट्टियां बांधो। इन्होंने टेलीपैथी के जरिए अपने आदमियों को बता दिया कि हम हाईवे पर जा रहे हैं। उन दोनों की आंखों पर पट्टियां बांधी जाने लगी। वो कह रहा था, अब हम हाईवे छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाएंगे, इनकी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। वो वैन शाहरा के किनारे खड़ी हुई थी। पीछे आने वाली गाड़ियां तेजी से गुजरती जा रही थीं। रॉबर्ट ने कहा, जल्दी करो, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस इधर से गुजरती रहती है। महेश ने हंसते हुए कहा, क्या हमाकत है, आंखों पर पट्टियां बांध रहे हैं, जबकि टेलीपैथी जानने वाले दिमाग की आंखों से देखते हैं और दिमाग की जुबान से बोलते हैं। इन कमबख्तों के मुंह पर टेप चिपका दो। दोनों के मुंह पर टेप चिपकाए जाने लगे तो महाराज ने कहा, ये गधे हैं, इतना नहीं समझते कि हमारी आदमी चेहरा देखकर हमें पहचान लेंगे। जॉन रॉबर्ट ने उन्हें गुस्से से देखा, फिर कहा, मुझे तुम दोनों की सख्त ज़रूरत है, वरना अभी गोली मारकर तुम्हारी लाशें फेंक कर चला जाता। फिर उसने अपने मातहतों से कहा, दोनों के चेहरों को कपड़ों से लपेट दो, जल्दी करो। पीछे से आने वाली कई गाड़ियों में से एक कार करीब से गुजरती चली गई। फिर उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। उसे पोरस ड्राइव कर रहा था। वो नासरा और सना अपना ज़रूरी सामान लेकर कोलंबिया छोड़कर जा रहे थे। पोरस की तेज़ नज़रों ने सिर्फ इतना देखा कि एक वैन के अंदर दो आदमी के चेहरों पर कपड़े लपेटे जा रहे हैं। फिर उसकी कार तेज़ी से गुजर गई। अब कार रुकने पर नासरा ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, पीछे एक वैन खड़ी है, वहाँ कोई गड़बड़ हो रही है। वो अपनी कार रिवर्स गियर पर ड्राइव करने लगा। जॉन रॉबर्ट ने विंड स्क्रीन के पार देखते ही परेशान होकर कहा, कोई अपनी कार हमारी तरफ ला रहा है, इनके चेहरों से फ़ौरन कपड़े हटाओ, आंखों से पट्टियाँ खोलो। उसके हुक्म पर तेज़ी से अमल किया गया। दोनों ने आंखें खोलकर देखा। रॉबर्ट ने कहा, ये मेरी जेब में देखो, इसमें पिस्तौल है। यहाँ आने वालों के सामने हमें अपना दुश्मन कहोगे तो हम गोली मार देंगे। उसके दोनों मातहतों ने अपनी गन्नों को नीचे छुपा लिया। कोई गड़बड़ होते ही फ़ौरन इन्हें निकालकर फायरिंग शुरू कर सकते थे। कार रिवर्स गियर में चलती हुई करीब आकर रुक गई। सना, नासरा और पोरस कार से उतरकर मोहतात अंदाज में चलते हुए वैन के स्लाइडिंग दरवाजे पर आए। दरवाजे को खोला तो 3 अजनबियों के साथ महाराज और महेश बैठे हुए थे। महेश ने ख्याल फानी के जरिए सना से और महाराज ने नासरा से कहा,
दाढ़ी वाले की जेब में पिस्तौल है। उसके साथ बैठे दो आदमियों ने अपने नीचे गन्ने दबा रखी हैं। पोरस दाढ़ी वाले से पूछने ही वाला था कि उन दोनों के चेहरों पर कपड़े क्यों बांधे जा रहे थे। उससे पहले ही नासरा ने तेजी से रिवॉल्वर निकालकर दोनों मातियतों को गोली मार दी। सना ने दाढ़ी वाले की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर कहा, कोई चालाकी ना दिखाना, तुम्हारी जेब में पिस्तौल है। उसके चलने से पहले मेरा पिस्तौल चलेगा, जेब से एक खाली हाथ निकालो। उसे हुक्म की तामील करनी पड़ी। उसने जेब से खाली हाथ निकाला। पोरस ने उसकी जेब से पिस्तौल निकालिया, फिर बोला, पेट्रोलिंग पुलिस के आने से पहले बता दो तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे थे और तुम कौन हो? मेरा नाम जॉन रॉबर्ट है। इन दोनों ने मेरे साथ फ्रॉड किया था, मैंने पकड़ कर ले जा रहा था। महाराज ने कहा, यह झूठ बोल रहा है पोरस भैया, तुम तो जानते हो हम कभी झूठ नहीं बोलते, बात यह है कि। पोरस ने कहा, यू शट अप। फिर नासरा से कहा, चाकू से इसे जख्मी करो और सच मालूम करो। नासरा ने एक छोटा सा चाकू निकाला। रॉबर्ट ने सहम कर कहा, नहीं मैं सच बताता हूँ, मुझे जख्मी ना करना। नासरा ने उसके बाजू में चाकू की नोक चुभोकर उसकी धार से एक लकीर खींच दी। उसके बाजू से खून रिसने लगा। 1 मिनट के बाद ही नासरा और सना ने खुश होकर पोरस को देखा। फिर सना बोली, भाईजान ये तो कमाल हो गया। फरहाद साहिब और उनके बेटे अली जिन पुलिसरार मुजरिमों की तलाश में है, ये उनमें से एक है। जर्मनी से भाग कर आया, ये मिस्टर शैडो के नाम से मशहूर है। पोरस ने उन बाप बेटों को देखकर कहा, ये झूठे मक्कार नुकसान पहुंचाते रहते हैं, पहली बार फायदा पहुंचाए। चलो गाड़ी से उतरो और जितनी तेजी से भाग सकते हो भागते चले जाओ, फिर कभी सूरत ना दिखाना। सना ने अचानक फायर किया। ड्राइवर अपनी गन निकालकर पोरस पर फायर करना चाहता था। दोनों बाप बेटे गाड़ी से उतरकर हाईवे छोड़कर दूसरी तरफ भागने लगे। पोरस ने कहा, तुम्हारा असल नाम जॉन रॉबर्ट है। अगर अपने आदमियों की तरह मरना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरी गाड़ी की अगली सीट पर आकर बैठ जाओ। वो तीनों से अपने पीछे छोड़कर कार में आए। नासरा ने कहा, रॉबर्ट मक्कारी की कोई बात ना सोचो, हम तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में चलता हुआ कार की अगली सीट पर पोरस के बराबर आकर बैठ गया। पोरस कार स्टार्ट करके तेजी से ड्राइव करता हुआ जाने लगा। नासरा और सना पिछली सीट पर बैठी जॉन रॉबर्ट उर्फ शैडो के ख्यालात पढ़कर उसके और उसके दोनों साथियों अननोन और हाइड एंड सीक की लाइफ हिस्ट्री मालूम करती रहीं। पोरस उसी बंगले में आया जिसे अभी छोड़कर वह तीनों कोलंबिया से जा रहे थे। वहां के एक कमरे में रॉबर्ट को कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया। उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। फिर पोरस ने नासरा और सना से कहा, हम पारस और सानी के एहसान का बदला चुकाने के लिए अपने मिशन को छोड़कर जा रहे थे। शुक्र है कि हमें जल्द ही ये मौका मिल गया। हम ये बंगला खाली छोड़कर जा रहे हैं। सानी से कहो अपने पापा को कत्ल कराने का मंसूबा बनाने वाले एक मुजरिम को यहाँ आकर वसूल कर ले। सना ने नासरा से कहा, भाभी पहली बार सना और पारस ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया था, इस बार भी कोई बात सुने बगैर टाल देंगे, क्यों ना हम फरहाद साहब के पास चलें। दोनों ख्याल ख्वानी की परवाज करके मेरे पास आए। दोनों ने कहा, अंकल अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, वालेकुम सलाम। मैं 2 आवाज़ें सुन रहा हूँ, तुम दोनों कौन हो? मेरा नाम सना है और मेरा नाम नासरा है। अच्छा समझ गया, बोलो कैसे आना हुआ? अंकल यहाँ बोगोटा शहर में पारस आपसे ज़्यादा हमसे करीब है, लेकिन एक बार हम उसके पास गए थे। सानी और पारस दोनों ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने हंसते हुए कहा, मैं वो वाक़या सुन चुका हूँ बेटे, मैं पारस का बाप हूँ, मगर मैं भी पारस और पोरस के किसी भी मामले में मदाखलत नहीं करता। उन दोनों को समझते समझते तुम दोनों बूढ़ी हो जाओगी। क्या यही शिकायत करने आई हो? जी नहीं, एक खुशखबरी है। आपको कत्ल कराने का मुआवजा लेने वाला दूसरा मुजरिम शैडो हमारी हिरासत में है। उसका असल नाम जॉन रॉबर्ट है। प्लीज़ आप हमारे दिमाग में आकर उसके अंदर पहुँचें। मैं उनके अंदर आया, उन्होंने मुझे रॉबर्ट के दिमाग में पहुँचा दिया। उसके मुख्तसर से चोर ख्यालात पढ़कर यकीन हो गया कि शैडो वही है। वो दोनों मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा, शाबाश, तुम तीनों ने कमाल किया है। मैं अभी जाकर सानी और पारस को इतला दे रहा हूँ। सना ने कहा, अंकल पारस एक बात कह दें, मेरी भाईजान भी उसकी तरह नेकी करके दरिया में डाल देती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए कह दूंगा। मेरा मशवरा है कि आइंदा उन दोनों के मामलात में कुछ ना कहा करो, तमाशे देखती रहो। उनकी एक दूसरे से हमदर्दी और एक दूसरे से दुश्मनी दुनिया से निराली है। नासरा ने कहा, अच्छा पापा, अब हम जाते हैं। ऐसे ही कैसे चली जाओगी? पहली बार मेरे पास बेटियां बनकर आई हो। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाकर रुखसत कर रहा हूँ। सानी ने नीलमा के बारे में बताया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, उस चुड़ैल की आत्मा आइंदा पोरस को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आइंदा तुम सब देखोगी कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। वो दोनों खुश होकर शुक्रिया अदा करती हुई चली गईं। मैंने पारस को बताया, सानी जिस बंगले में नासरा और पोरस की मदद के लिए गई थी, वहाँ हमारा दूसरा मुजरिम रॉबर्ट उर्फ शैडो एक कमरे में कैदी बना हुआ है। तुम और सानी शैडो को अली के पास उस खुफिया अड्डे में पहुंचा दो जहां अननाउन के जख्मी बाजों का इलाज हो रहा है। पारस ने पूछा, क्या शैडो को भी अननाउन की तरह किसी जजीरे में मरने के लिए छोड़ा जाएगा? बेटे, ये अली का मामला है, उसी पर छोड़ दो। मैं फ़ौरन दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया, क्योंकि मैंने अपने करीब किसी की आमद का एहसास किया था। मैंने सर उठाकर देखा तो एकदम से चौंक गया। मेरे सामने डाइनिंग टेबल के दूसरी तरफ संगरीला खड़ा था। 3 गोलियां लगने के बाद उसे मर जाना या बेहोश हो जाना चाहिए था, मगर वो जिंदा था। ऐसी हालत में दिमाग कमज़ोर होता है।
मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो हैरानी हुई। उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस करते हुए कहा, जियो फरहाद, मेरे जख्म भरने तक जियो। पहले मुकाबले में समझ गया हूं कि तुम लोहे के चने हो। आइंदा दूसरे अंदाज से निमटने आऊँगा। तुम जिंदा रहोगे सिर्फ मेरे हाथों से मरने के लिए। मुकद्दर कभी मेहरबान होता है और कभी ना मेहरबान। पता नहीं इस वक्त मुकद्दर ने मेरी ज़िंदगी के खाते में क्या लिख रखा था। गलती का एहसास होते ही मैंने अपने चौंकने का अंदाज बदल दिया। चौंकने के अलावा हैरानी से उसे सर से पांव तक देखते हुए कहा, ओ गॉड, मुझे देखकर भी यकीन नहीं आ रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने दुबले पतले शख्स को देख रहा हूँ। मेरी बात का बुरा ना मानना, तुम तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लगते हो। मेरा चेहरा बदला हुआ था। मैंने आवाज़ और लहजा तब्दील किया था। वो मुझे पहचान ना सका। उसने मुस्कुराकर कहा, सब यही कहते हैं कि हड्डियों के ढांचे पर इंसानी खाल चढ़ा दी गई है। मेरे जिस्म में शायद 1 किलो गोश्त भी नहीं होगा। फिर उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, यहाँ एक भी मेज़ खाली नहीं है, तुम अकेले हो। मैंने सोचा शायद तुम मुझे अपने साथ बैठने की इजाज़त दे दो। मैंने कहा, ओह श्योर, तुम यहाँ बैठोगे तो मेरी तन्हाई दूर होगी। वो बैठते हुए बोला, मेरी एक बुरी आदत है, मैं मेहरबानी करने वालों का शुक्रिया अदा नहीं करता। बुरी आदत बदल सकती है, लेकिन जो आदत के गुलाम होते हैं वो अपनी बुराइयों को छोड़ नहीं पाते। वो मेज़ पर बैठे हुए मेन्यू पर नज़र डालते हुए बोला, जो ताकतवर होते हैं उनकी बुराइयों के भी कसीदे पड़े जाते हैं। ताकतवर के खौफ से मुंह पर कसीदे और पीठ पीछे गालियाँ होती हैं। क्या तुम मुझे कमज़ोर समझ कर ऐसा कह रहे हो? नहीं, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। ऐसा कमज़ोर हूँ कि मच्छर काट कर भाग जाते हैं और मैं उन्हें मार भी नहीं सकता। वो हंसते हुए बोला, तुम बहुत दिलचस्प बातें करते हो। मैं तस्लीम करता हूँ कि लोग ताकतवर होकर भी मच्छर को मार नहीं पाते। मारने से पहले वो उड़ जाते हैं। मैं भी मच्छर जैसा ही हूँ। बड़े से बड़ा शहज़ोर भी मुझे मार नहीं सकता। अपनी तौहीन ना करो, अपनी तौहीन ना करो। मैट इस्तेमाल किया जाए, गोबर के ओपले या क्वाइल जलाए जाएं तो उसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। तुम्हारी बातों में दिलचस्पी है मगर तंज भी है। मैं मच्छर ज़रूर हूँ मगर धुएं से नहीं भागता। दुश्मनों को धुआं धुआं कर देता हूँ। वेटर ने आकर सलाम किया। संग्रीला मुझे खाते हुए देख रहा था। उसने अपने खाने का ऑर्डर दिया, फिर वेटर से कहा, इनका बिल भी मैं ही अदा करूँगा। वेटर चला गया। मैंने पूछा, ये मेहरबानी क्यों कर रहे हो? जैसा कि मैं कह चुका हूँ, किसी की मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करता, लेकिन मेहरबानी के बदले मेहरबानी ज़रूर करता हूँ। मैं काहिरा के अल हदीद होटल के डाइनिंग हॉल में था। ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरा जानी दुश्मन संग्रीला भी काहिरा में होगा और होटल में इत्तफाकन मेरे सामने आकर मेरी ही मेज़ पर बैठेगा। उसने पूछा, तुम क्या बिजनेसमैन हो? पाकिस्तान में एक मिल ऑनर हूँ, तफरीह की नीयत से निकला हूँ, यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरा नाम फैसल दुरानी है। तुम क्या करते हो? मैं एक किराए का कातिल हूँ। मेरा नाम संग्रीला है, तिब्बत से आया हूँ। मैंने हैरानी से कहा, तुम ये बात कितनी आसानी से कह रहे हो कि किराए के कातिल हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि कानून के मुहाफिज तुम्हें कहते हुए सुन लेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे? जुबानी कहने पर कोई गिरफ्तार नहीं करता, जब कत्ल करते हुए देखेंगे तो गिरफ्तार करेंगे। मैं अपने खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन ये जो खुद अपनी ज़ुबान से एतराफ़ कर रहे हो, मेरी इस बात पर सब हंसेंगे कि एक मच्छर डींगे मार रहा है। वाकई तुम्हें देखकर यूँ लगता है जैसे एक फूंक में उड़ जाओगे। वो मुस्कुराने लगा। 2 वेटर 4 ट्रे उठाए हुए आए, उन्हें उसके सामने रखने लगे। एक ट्रे में दुम्बे की भुनी हुई मसालेदार मुसल्लम रान थी, दूसरी ट्रे में 4 चरगे थे, तीसरी में गर्मा गर्म रोटियां और चौथी ट्रे में सलाद, दही और सब्जियों की एक डिश थी। मैंने हैरानी से देखा, मैं ही क्या आसपास की मेज़ों पर बैठे हुए लोग सर उठा उठा कर देख रहे थे। वह दुम्बे की बड़ी सी रान को दोनों हाथों से उठाकर उसका गोश्त दांतों से नोच नोच कर खा रहा था। सोनिया ने मुझसे कहा था कि बाबा साहब के दायरे में रहते हुए बहुत अरसा गुजर गया है। बच्चे यहाँ महफूज हैं और बड़ी तवज्जो से तालीम हासिल कर रहे हैं, लिहाजा वो तफरीह के लिए इदारे से बाहर जाना चाहती है। मैंने कहा, बेशक एक ही जगह महदूद नहीं रहना चाहिए। मैं 2 दिन के बाद काहिरा पहुँचूँगा, तुम वहाँ चली जाना। अब संग्रीला को देखकर अकल कह रही थी कि किसी दिन या किसी वक्त भी अपनी सलामती के लिए उससे जंग हो सकती है। सोनिया आएगी तो वो उसकी जान का भी दुश्मन बन सकते हैं। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर सोनिया के अंदर पहुंचकर मुखातिब किया, सोनिया मेरी जान, तुम फ़िलहाल काहिरा ना हो तो बेहतर होगा। तफरीह के लिए किसी दूसरे शहर चले जाओ। उसने पूछा, बात क्या है? मुझे अपने पास आने से क्यों मना कर रहे हो? ये कम वक्त संग्रीला यहाँ पहुँचा हुआ है। इसने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। मेरी मेज़ पर सामने बैठा खाने में मसरूफ़ है और तुम मेरे अंदर रहकर देख रहे हो कि मैं भी तैयारे में सफ़र के दौरान में खाने में मसरूफ़ हूँ। ये तैयारा मुझे काहिरा पहुँचाने वाला है। यह शैतान अजीबोगरीब किस्म का फ़ाइटर है, अपने मुकाबले आने वालों के होश उड़ा देता है। क्या ऐसा कहकर तुम सोनिया के होश उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मेरी जान, तुमने भी बड़े बड़े शहज़ोरों के होश उड़ाए हैं, लेकिन तुम एक अरसे से एक्शन में नहीं हो। तुम गलत समझ रहे हो। मैं सुबह शाम हेल्थ क्लब में बॉडी बिल्डिंग के अलावा योगा की मशकें करती रही हूँ और अपने इदारे के नंबर 1 कहलाने वाले फ़ाइटरों से लड़ती रही हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम संग्रीला के मुकाबले पर आओ। तुम संग्रीला को समझाओ कि वह मेरे मुकाबले पर ना आए। वैसे तुम मेरे तरीक़ेकार को समझते हो। कोई मकसद हासिल करना हो या किसी से मुकाबला करना हो तो मैं शॉर्टकट इख्तियार करती हूँ, वक्त ज़ाया नहीं करती। चंद मिनटों में तख्त या तख्ता कर देती हूँ। मगर सोनिया ये ऐसा ख़तरनाक और अनोखा फ़ाइटर है कि इसके जैसा कोई दूसरा फ़ाइटर नहीं है।
मुकाबले से पहले हर फाइटर खतरनाक और अनोखे स्टाइल वाला कहलाता है। फरहाद, एक मशवरा दूं? खुदा तुम्हारे मशवरों से बचाए। फरमाओ, क्या फरमाती हो? तुम बूढ़े हो गए हो, बच्चों के दादा भी बन गए हो। अब मुझे नहीं बच्चों को डराकर सुलाने वाली कहानियां सुनाया करो। मैं समझ गया, तुम ज़रूर आओगी। मेरा एक काम करोगे? इससे बड़ा काम क्या होगा कि तुम तशरीफ़ ला रही हो। फरमाओ, क्या करूं? सानी से कहो मेरे पास आए। अभी उससे कहता हूँ। वो किसी अहम मामले में मसरूफ़ नहीं होगी तो अभी तुम्हारे पास आ जाएगी। मैंने सानी के पास आकर कहा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें याद कर रही हैं। अगर मसरूफ़ नहीं हो तो चली जाओ। अभी जा रही हूँ पापा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरे सामने संगरीला बैठा खा रहा था। मैं सोनिया के दिमाग में जाकर मालूम करना चाहता था कि उसने सानी को किस मकसद के लिए बुलाया है। ऐन उस वक्त संगरीला ने मुझसे कहा, तुमने खाने के लिए एक डिश मंगाई। एक चिड़िया भी तुमसे ज़्यादा खाती होगी। कम ऑन, मेरी डिशों से लेकर कुछ खाओ। मैंने कहा, मामूली भूख थी, जितना खा लिया वही काफ़ी है। क्या तुम किसी होटल में ठहरे हो? हाँ, परदेश में, और कहाँ रह सकता हूँ। यहाँ मेरा एक बंगला है, मेरे साथ रहो। हम दोनों अकेले हैं, फिर अकेले नहीं रहेंगे। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या तुम इसी शहर में रहते हो? यहाँ तुम्हारा ज़ाती बंगला है? मैं जिस मुल्क के जिस शहर में जाता हूँ वहाँ मेरी रहाइश के लिए आरामदेह बंगले का इंतज़ाम कर दिए जाते हैं। यानी तुम्हारे सेक्रेटरी और दूसरे मुलाजिम पहले से इंतज़ार करते हैं? वो हंसते हुए बोला, मैं एक निक्कर और बुनियान पहनकर घूमता हूँ। मुझ जैसे आदमी का सेक्रेटरी कौन बनेगा? भाई किसी को कत्ल करने के लिए जो मुझे किराए पर हासिल करता है, वही मेरे रहने सहने और खाने पीने के इंतजामात हर मुल्क के हर शहर में करता है। अच्छा, तो तुम यहाँ किसी को कत्ल करने आए हो? यहाँ नहीं, उसे तो कहीं दूसरे मुल्क में कत्ल करना था, मगर वो मेरे हाथ से आने से पहले ही बच निकला। वो कमबख्त टेलीपैथी जानता है। उसने दूसरे को आलाकार बनाकर मुझे ज़ख्मी कर दिया था। मेरे ज़ख्म भरने तक पता चला कि उसे किसी ने हलाक कर दिया था। मैं मायूस होकर यहाँ आया तो कल के अखबार में पढ़ा कि मेरा शिकार जिंदा है। ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है कि मैं उस खतरनाक और चालबाज को अपने इन खाली हाथों से हलाक करूँ। कल उसकी ज़िंदगी का पैगाम मिला तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। खुशी के मारे कल से भूख बढ़ गई है। देखो कितना खा रहा हूँ। अभी तुमने कहा है कि तुम्हारा शिकार खतरनाक भी है और चालाक भी, लेकिन मिस्टर संगरीला, हो सकता है वो शिकार अब भी चालाकी दिखा रहा हो। मैं अनाड़ी नहीं हूँ, उसकी चालाकियों को समझ सकता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हारे सामने आने से पहले तुम्हें अपने जिंदा रहने की खबर सुनाकर तुम्हें खुशी के मारे खूब खाने पर माइल कर रहा हो और तुम अपनी भूख से ज़्यादा और पेट से ज़्यादा खाते जा रहे हो? वो लुकमा चबाते चबाते रुककर सोचने लगा, फिर परेशान होकर बोला, वो टेलीपैथी जानता और मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ, लेकिन वो चालबाज है। किसी चालाकी से मेरे अंदर मौजूद हो सकता है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाकर, बल्कि खाने में जहर मिलाकर धोखे से हलाक कर सकता है। उसने फ़ौरन ही मुँह के लुकमे को भी प्लेट में उगल दिया। फिर मुझसे बोला, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी बातें सुनकर ये बात समझ में आ रही है कि वो होटल के वेटरों के दिमागों पर कब्जा जमा कर खाने में मुझे जहर दे सकता है। वो टिश्यू पेपर से दोनों हाथ साफ करने लगा, फिर ऐसे चौंक कर खला में तकने लगा जैसे अपने दिमाग में किसी की बात सुन रहा हो। मैंने पूछा, मिस्टर संगरीला, क्या बात है? वो बोला, मैं जिसे शिकार करने वाला हूँ उसकी वाइफ मेरे दिमाग में बोल रही है। तुम ज़रा खामोश रहो, मुझे मुखातिब ना करो। मैं फ़ौरन ही उसके दिमाग में पहुँच गया। वो सोच के ज़रिए पूछ रहा था, तुम फरहाद की वाइफ सोनिया नहीं हो सकती। मुझे बताया गया है कि सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती है। दूसरी तरफ से सानी ने कहा, मैंने कब कहा है कि मैं सोनिया हूँ? मैंने तो ये कहा है कि सोनिया एक फ़्लाइट के ज़रिए रात के 11 बजे काहिरा पहुँच रही है। मैंने टेलीपैथी के ज़रिए तुम्हें तलाश करके सोनिया को बताया है। अब वो यहाँ पहुँचने वाली है। फरहाद को आना चाहिए था, मगर सोनिया आ रही है। क्या फरहाद ने चूड़ियाँ पहन ली हैं? नहीं, तुम्हारा जायचा देखा गया है। तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है कि तुम्हारे जैसा नाकाबिले शिकस्त अनोखा फाइटर एक औरत के हाथों मरेगा। वो हंसने लगा, अच्छा, तो मेरा जायचा शौहर से पहले बीवी को हराम मौत मरने के लिए ला रहे। फिर घड़ी देखकर बोला, अभी 8 बजे हैं, वो 3 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। मैं यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचूंगा। तुम बाबा साहब के दार में जाकर कह दो कि वो सोनिया के कफन दफन का इंतज़ाम कर लें। लेकिन तुम सोनिया को कैसे पहचानोगे? वो असली चेहरे के साथ नहीं होगी। वो बड़ी मक्कारी से आंख मचोली खेलते खेलते तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाएगी। सुना है वो इस उम्र में भी जवान, सेहतमंद और स्मार्ट है। उस त्यारे में ऐसी 2-4 औरतें ही होंगी, मैं उनमें से उसे पहचान लूँगा। तुम्हें पता है कि कल से काहिरा के स्टेडियम में रेसलिंग टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। वहाँ मर्दों के अलावा लेडीज़ रेसलर्स भी लड़ेंगी। इसलिए इस फ्लाइट से 11 जवान, सेहतमंद और स्मार्ट औरतें रेसलिंग रिंग में लड़ने के लिए आ रही हैं। क्या उन 11 औरतों में से उन्हें पहचान सकोगे? कोशिश करूँगा। अब तो मेरे दिमाग से जाओ, मुझे सोचने दो कि उस मक्कार औरत को कैसे पहचानूंगा। मैं उसके दिमाग से निकल आया। वो मेरे सामने बैठा सांस रोककर सानी को दिमाग से निकालने के बाद गहरी सांसें ले रहा था। मैंने पूछा, फरहाद की वाइफ क्या कह रही है? वो सोनिया नहीं, सानी नाम की एक औरत थी। मुझे बता रही थी कि कल रेसलिंग के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 11 जवान, सेहतमंद और स्मार्ट औरतें आ रही हैं। मैं उनमें से सोनिया को नहीं पहचान सकूंगा। मैंने कहा, उन 11 औरतों में चीनी और जापानी औरतें भी होंगी। उनके चेहरे मेकअप के बावजूद दूसरी औरतों से अलग होंगे। तुम्हें पूरी 11 औरतों को पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुश होकर बोला, वाकई उनमें चीनी और जापानी रेसलर्स भी होंगी।
तुम बड़ी दानिशमंदी से सोचते हो, क्या मेरे साथ एयरपोर्ट चलोगे? वहाँ उस मक्कार औरत को पहचानने में मेरी मदद कर सकोगे? तुम मुझे अपने साथ बंगले में रहने की दावत दे चुके हो, मेरे होटल के अखराजात बचा रहे हो। अब तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलूँगा। उसने अपने और मेरे खाने का बिल अदा किया, फिर काउंटर पर आकर टेलीफोन पर किसी से रब्ता करके तिब्बती जुबान में कहने लगा, 11 बजे आने वाली फ्रांस की फ़्लाइट में 11 लेडीज़ रेसलर्स आ रही हैं। तुम हमारे 11 आदमियों को हर लेडी रेसलर के पीछे लगा दो, वो उनकी रिहाइशगाह का पता चला सकेंगे। तुम अपने 6-7 आदमियों के साथ उन लेडी रेसलर्स पर ख़ास नज़र रखो जो अपने पहलवान यारों के साथ आएंगी। उनमें सोनिया भी फरहाद के साथ रेसलर की हैसियत से आ सकती है। उसने अपने खास मातियत को अच्छी तरह हदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। होटल के पार्किंग एरिया में उसकी एक रेंटेड कार थी। इसे ड्राइव करने के लिए उसका अपना आदमी था। हम दोनों पिछली सीट पर आकर बैठ गए। ऐसे में सानी ने मेरे दिमाग में आकर कहा, पापा, मैं जब तक संग्रीला के दिमाग में रही, आप भी रहे होंगे। आपने तमाम बातें सुनी होंगी। हाँ बेटी, मैंने तमाम बातें सुनी हैं। रेसलिंग की इंतज़ामिया ने लेडी रेसलर्स की रिहाइश के लिए ख़ास इंतजाम किए होंगे। तुम्हारी मम्मा रेसलर्स टीम में नहीं है। अगर वो एयरपोर्ट में बाकी रेसलर्स ख़वातीन से लग रहेंगी तो संग्रीला उन्हें आसानी से पहचान लेगा। मैंने फ्रांस की एक लेडी रेसलर के तमाम अहम शनाख्ती कागजात लेकर मम्मा को दे दिए हैं। अब मैं फ्रांस की उस लेडी रेसलर पर तनवीमी अमल करने जा रही हूँ। उसके प्रमोटर को भी अपना ताबे बनाऊंगी। वक्त कम है, मैं उनके दिमागों में जा रही हूँ। तुम इत्मीनान से अपना काम करो। मैं संग्रीला के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद रहूँगा। वो चली गई। संग्रीला मेरे साथ बैठा खिड़की के पार देख रहा था और कुछ सोच रहा था। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, हेलो संग्रीला, क्या मेरी आवाज़ और लहजे से मुझे पहचान रहे हो? मैं तुम्हें लाखों और करोड़ों की भीड़ में पहचान सकता हूँ। अभी सानी ने आकर मुझे बताया है कि मेरी वाइफ सोनिया कायरा पहुँचने वाली है और तुम उसे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। वो बोला, नुकसान क्या चीज़ होती है? मैं तो उसका काम तमाम करना चाहता हूँ। बीवी से मोहब्बत है तो उसे बचाने के लिए आ जाओ। मैंने उसके पास बैठे बैठे कहा, मैं तुमसे इतनी दूर हूँ कि कल तक ही वहाँ पहुँच सकूँगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सोनिया से दूर रहो। मेरे हाथों से मरने के लिए जिंदा रहो। एक औरत के हाथों से मरोगे तो जुराइम की दुनिया के तमाम शहज़ोर तुम्हारी लाश पर थूकेंगे। ऐसी बातों से मुझे कायल करना चाहते हो कि मुझे तुम्हारी वाइफ के हाथों मरकर जिल्लत नहीं उठाना चाहिए। बेशक सोनिया बहुत ख़तरनाक है, मगर दुनिया को भी ये मालूम होना चाहिए कि मैं सोनिया से ज़्यादा खतरनाक हूँ। तुम मर्द होकर भी छुपे रहे और अपनी औरत को मेरे हाथों मरने के लिए आगे बढ़ा दिया। ये दुनिया देख चुकी है कि तुम मेरे हाथों मार खाकर 40 दिनों तक अस्पताल में पड़े रहे। बहरहाल तुम अगर कल तक जिंदा रहे तो मैं वहाँ तुम्हारी मौत बनकर पहुँचूंगा। मैं उसके दिमाग से निकल आया। वो धोखा खा रहा था। मेरे शाना बशाना बैठा हुआ यही समझ रहा था कि मैं दूर किसी मुल्क से बोल रहा हूँ। उसने मुझे खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, क्या काहिरा शहर देख रहे हो? हाँ, इस शहर को देख रहा हूँ और अखबार में शाया होने वाली उस खबर के मुतालिक सोच रहा हूँ कि फरहाद का बेटा अली तैमूर, एक बहुत ही पुरस्कार मुजरिम मिस्टर अननोन को गोलियां मारकर उसके दोनों बाजुओं को जख्मी कर चुका है। उसका इलाज करने के बाद वो उसे एक छोटे से जजीरे में जिंदा छोड़ देगा। उससे जजीरे पर अननोन के साथ उसके बेशकीमत हीरे जवाहरात भी होंगे। जुराइम की दुनिया का कोई भी मुजरिम वहां जाकर उसे कैद से रिहाई दिला सकता है और तमाम हीरे जवाहरात ले जा सकता है। संग्रीला ने कहा, मालूम होता है तुम उन हीरे जवाहरात के लिए ललचा रहे हो, इसलिए उस अखबारी खबर के बारे में सोच रहे हो। मैंने एक सरदा भरकर कहा, सोचने से क्या होता है। अननोन और हीरे जवाहरात को जिस कॉटेज में रखा जाएगा, जजीरे के साहिल से वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। अगर उस बारूदी पोशीदा आले पर एक कदम भी पड़ेगा तो वहां जाने वाला एक धमाके से कीमा कीमा हो जाएगा। वो बोला, मुझे ऐसा चैलेंज अच्छा लगता है। मैं बारूदी सुरंगों से बचता हुआ मिस्टर अननोन समेत कीमती हीरे जवाहरात ला सकता हूँ, लेकिन पहले सोनिया और फरहाद से निमटना होगा। उनका काम तमाम होने के बाद मैं उस जजीरे में जाऊँगा। मैंने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा, तुम जजीरे के साल से कई 100 गज दूर कॉटेज में कैसे पहुँचोगे? मैं सर्कस के करतब जानता हूँ। साहिल के किसी दरख्त से रस्सा बांधकर उसका दूसरा सिरा एरो शूटर के जरिए उस कॉटेज तक पहुंचा सकता हूँ। फिर उस रस्से से कॉटेज में पहुंचकर अननोन को हलाक करके तमाम हीरे जवाहरात वहां से ला सकता हूँ। ताज्जुब है, जब तुम इतने बाकमाल हो तो तुम्हें पहले उस जजीरे में जाकर लाखों डॉलर्स के हीरे जवाहरात हासिल करना चाहिए। तुम वहां से वापस आकर भी फरहाद और सोनिया को हलाक कर सकते हो। अभी सोनिया मेरे मुकाबले पर आ रही है। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं कि मुकाबला छोड़कर हीरे जवाहरात हासिल करने चला जाऊं। मैं मानता हूं कि तुम बाकमाल हो और मेरी तरह बुज़दिल नहीं हो, मगर तुम्हें दौलतमंद बनने की हवस है। हज़ारों लाखों डॉलर्स लेकर भी किसी बेगुनाह को कत्ल कर देते हो। हाँ, मुझे मुश्किलात और ख़तरात से खेलने में मज़ा आता है। इसके बाद जो दौलत मिलती है उस दौलतमंदी का नशा ही कुछ और है। किसी को कत्ल करने से ज़्यादा ख़तरात और मुश्किलात उस जजीरे में है। उस कॉटेज से हीरे जवाहरात लाकर फरहाद के बेटे अली तैमूर और फरहाद की तमाम फैमिली पर यह साबित कर सकोगे कि तुम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हो। मेरी अकल कहती है कि ऐसा कारनामा दिखाकर हीरे जवाहरात हासिल कर सकते हो और फरहाद पर दहशत भी तारी कर सकते हो। तुम ठहर ठहर कर फरहाद तक मौत बनकर पहुंचोगे तो उसकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी।
तुम ठीक कहते हो। अपने शिकार को दिन रात दहशत में मुब्तला करके मारने का मज़ा ही कुछ और है। अननोन को जिस जजीरे में रखा जाएगा उस जजीरे का नाम और उसकी तफसीलात कल के अखबारात में शाया होंगी। उन्हें पढ़ने के बाद मैं उधर जाऊंगा। अभी सोनिया आ रही है। आज उसका काम तमाम करने के बाद यहाँ से जाऊंगा तो फरहाद मुझे तलाश करता रहेगा और इस दहशत में या अंदेशे में रहेगा कि मैं किसी वक्त भी उसकी मौत बनकर आ सकता हूँ। हम एयरपोर्ट पहुँच गए। उसके साथ रहने और बातें करने के दौरान में मैं सोनिया के दिमाग में जाकर ये मालूम ना कर सका कि वह यहाँ पहुँचकर संग्रीला से किस तरह निमटने का इरादा रखती है। मैं उसके साथ रहकर ख्यालख्वानी करता, सोनिया या सानी से रब्ता करता तो वो मुझ पर शुबा कर सकता था। वैसे ही इत्मीनान था कि मैं संग्रीला के साथ हूँ। बात बिगड़ेगी तो सोनिया की मदद कर सकूंगा। एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ थी। रेसलिंग से शौक रखने वाले अपने पसंदीदा मर्द और लेडीज़ रेसलर्स को देखने के लिए काफ़ी तादाद में आए थे। रेसलिंग की इंतज़ामिया के मेंबरान और ओहदेदारान भी आए हुए थे। संग्रीला अपने चंद खास मातियतों से मुलाकात करके उन्हें ताकीद कर रहा था कि वो जहाज़ से उतरने वाली तमाम खवातीन को तवज्जो से देखें। सोनिया किसी उम्र रसीदा औरत के भेस में भी आ सकती है। उसके 2 मातियत इमारत की दूसरी मंजिल पर थे। दूरबीन आंखों से लगाए उस जहाज़ की सिमत देख रहे थे जिसकी सीढ़ियों से मुसाफिर आ रहे थे। उनमें जवान और सेहतमंद औरतों की तादाद ज़्यादा थी। एक दूरबीन वाले ने कहा, वो भेस बदल कर आ रही है, लेकिन मैं एक जवान औरत को देख रहा हूँ और शायद सोनिया को पहचान रहा हूँ। दूसरे ने कहा, तुम्हें जिस पर शुबा होगा तुम उसके ताक़ुब में रहोगे। मुझे जिस पर शुबा होगा मैं उसका। बात पूरी होने से पहले उसके हलक से कराह निकली। दूसरा तो कराह भी ना सका। दोनों की कनपट्टियों में किसी बेआवाज़ हथियार से चलाई गई गोलियां पेवस्त हो चुकी थीं। दोनों के हाथों से दूरबीनें छूटकर गर्दनों से लटक गईं। वो दोनों आगे की तरफ रेलिंग पर आधे से ज़्यादा झुके, फिर इस बुलंदी से गिरते हुए नीचे ज़मीन पर आकर चारों शाने चित हो गए। उनके इस तरह गिरने से वहाँ खड़ी हुई कई खवातीन और मर्द चीख पड़े। नीचे सिक्योरिटी वालों ने उन लाशों को देखा। इमारत के निचले हिस्से में लोगों की चीखों पुकार से हलचल मच गई। वहाँ इतनी भीड़ थी कि सभी को लाशों के बारे में फौरी तौर पर कुछ मालूम ना हो सका। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे। लगेज हॉल की तरफ 6 अफराद गेट के करीब खड़े हुए थे। सोनिया दूसरे मुसाफिरों के साथ उसी गेट से बाहर आने वाली थी। वो 6 अफराद संग्रीला से वहाँ मुलाकात कर चुके थे, इसलिए बाबा साहब के दायरे के सुराग रसानों की नज़र में आ चुके थे। उन सुराग रसानों के हाथों में छोटे छोटे स्प्रे कैन थे, उनमें पेट्रोल भरा हुआ था। वो लोगों की भीड़ में उन 6 अफराद के लिबासों पर थोड़ा थोड़ा पेट्रोल स्प्रे करते हुए गुजर गए। उन अफराद ने अपने अपने लिबास के कुछ हिस्सों को भीगा हुआ महसूस किया, पेट्रोल की बू महसूस की, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह समझते और संभलते यकबारगी उनके लिबास में आग लग गई। वो सुराग रसां ज़रा दूर से जलती हुई तीलियां उन पर फेंक कर वहाँ से जा रहे थे। 6 अफराद के लिबासों से आग भड़कने लगी तो वहाँ क़यामत का शोर बुलंद हुआ। वो अपने अपने लिबास की आग से बचने के लिए उन्हें उतारने और वहाँ से भागने लगे तो दूसरे तमाम लोग आग से महफूज रहने के लिए चीखते हुए और अपनों को पुकारते हुए इमारत के बाहर भागने लगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी का अमला तादाद में इतना नहीं था कि हज़ारों भागने दौड़ने वालों को कंट्रोल कर सकता। मैं संग्रीला के साथ दौड़ता हुआ दूर एक दीवार के पास आया। अनजान बनकर उससे पूछा, क्या इस मुल्क में भी दहशतगर्दी होती है? वो बोला, तुम नहीं समझ रहे हो। सोनिया और फरहाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मेरे खास आदमियों पर हमले कर रहे हैं। वो तुम्हारे खास आदमियों को कैसे पहचानते हैं? ज़रा अकल से काम लो। थोड़ी देर पहले मैं उन्हें हदायत दे रहा था। दुश्मन मेरी जसामत और हुलिये से मुझे पहचानते हैं। काहिरा में भी ये मशहूर हो चुका है कि तिब्बत का एक लंबे कद का शख्स झाड़ू के तिनके की तरह दुबला पतला सा है। मैंने कहा, जब दुश्मन तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे आदमियों को पहचान कर हमले कर रहे हैं तो तुम पर भी कहीं से गोली चला सकती हैं। वो मुझे हलाक करना चाहते तो पहले मुझ पर ही गोलियां चलाते। ये उनका तरीक़ेकार होगा कि पहले पूरी तरह अफरा तफरी पैदा की जाए, फिर इस भगदड़ में तुम पर गोली चला दी जाए। उन भागने वालों में कोई गोली चलाने वाला नज़र नहीं आएगा। मेरी बात ख़त्म होते ही संग्रीला के करीब पीछे दीवार पर हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। दीवार में उस जगह सुराख हो गया था। मैं उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, यहाँ से निकल चलो। दुश्मन इस भगदड़ से फ़ायदा उठाकर तुम पर हमले करते रहेंगे। अगर एक भी गोली लगेगी तो फरहाद को हलाक करने की हसरत तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी। वो मेरे साथ दौड़ते हुए सोनिया के बारे में बोला, वो बहुत मक्कार है। उसने मुझे और मेरे आदमियों को ये मौका नहीं दिया कि हम उसे एयरपोर्ट पर पहचान सकें। इससे पहले ही हमें यहाँ से भागने पर मजबूर कर रही है। हम दोनों भीड़ में धक्के खाते हुए एयरपोर्ट की इमारत के बाहर आए ताकि पार्किंग एरिया से उसकी रेंटेड कार में बैठ जाएं। इमारत के बाहर और ज़्यादा भीड़ थी। एक तो लोग भागने के दौरान में एक दूसरे से टकरा रहे थे, फिर पार्किंग एरिया से निकलने वाली गाड़ियाँ एक दूसरे के आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह फंसी हुई थी कि पैदल भागने वालों के अलावा उन गाड़ियों को भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, फ़िलहाल हम अपनी कार नहीं निकाल सकेंगे, उसे यहीं छोड़कर आगे सड़क पर चलो। अपनी हिफाजत के लिए किसी टैक्सी में जाना मुनासिब होगा। उसने पार्किंग एरिया से दूर जाते हुए एक ऊंची जगह से अपनी रेंटेड कार को देखा। उसी वक्त उस कार में जैसे बॉम्ब का धमाका हुआ, उसके चीथड़े उड़ने लगे। आसपास की गाड़ियों में आग लगती गई। आग का गोला इतनी तबाहकारी से फैल रहा था कि दूसरी गाड़ियां भी यके बाद दीगरे
धमाके पैदा करती हुई टुकड़े टुकड़े होकर फिजा की बुलंदियों की तरफ जा रही थी। मैंने संगरीला से कहा, एक मुल्क का सरबराह या बादशाह दूसरे मुल्क में जाता है तो उनके इस्तकबाल के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये सोनिया पता नहीं कितने धमाकों की सलामी लेती हुई मिस्र की ज़मीन पर कदम रख रही है। वह झुंझला कर बोला, मेरे सामने उसका नाम ना लो। उसने यहाँ आते ही पता नहीं मेरे कितने ही लाजवाब फाइटरों को हला किया है। मेरी कार तबाह करने के लिए बेशुमार गाड़ियों को तबाह कर रही है। बेशक वो बड़ी कामयाबी से दहशत ज़दा कर रही है, मुझ पर अपनी धाक बिठा रही है, लेकिन वह मुझे नहीं जानती है। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हम वहाँ से दौड़ते हुए फुटपाथ पर लोगों से टकराते हुए दूर तक गए। फिर एक खाली टैक्सी मिल गई। हम पिछली सीट पर बैठ गए। संगरीला ने ड्राइवर से कहा, रेसलिंग स्टेडियम के दफ्तर ले चलो। वो रास्ते भर गुस्से में सोनिया की मक्कारी और दहशत गर्दी को कोसता रहा। मुझे उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए दिमागी तौर पर हाजिर रहना था, इसलिए सोनिया के दिमाग में जाने का मौका नहीं मिल रहा था। सानी भी मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। वो यकीनन सोनिया की हदायत पर अमल करने में मुसलसल मसरूफ़ होगी। एयरपोर्ट के करीबी रास्तों पर पुलिस और फौज की कई गाड़ियां आ गई थीं। वो इन रास्तों की नाकाबंदी करके एयरपोर्ट से आने वाले पैदल अफराद को, प्राइवेट गाड़ियों और टैक्सियों को चेक कर रहे थे। हमारी टैक्सी को भी रोका गया। हमने अपने पासपोर्ट और ज़रूरी मुतलका कागजात दिखाए। हमसे पूछा गया, काहिरा क्यों आए हो? मैंने जवाब दिया, सियाहत और तफरीह की गर्ज से आया हूँ और मेरा क़याम होटल अल रियाज में है। संगरीला ने जवाब दिया, मैं अमरीकी सफ़ीर का मेहमान हूँ। तहरीर स्क्वायर में मेरे लिए एक बंगला मखसूस किया गया है। सफारत खाने में फ़ोन करके मेरी बातों की तस्दीक की जा सकती है। हमें आगे जाने की इजाज़त दे दी गई। मैंने अनजान बनकर हैरानी से पूछा, तुम अमरीकी सफ़ीर के मेहमान हो और निकर बुनियान पहनकर घूमते हो? वो चेक करने वाले फ़ौजी तुम्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। क्या तुम हमेशा निकर बुनियान पहनते हो? हाँ, कम से कम कपड़ों में गुजारा हो जाता है, फिर ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ रात को दरियाए नील से सर्द हवाएं चलती हैं, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? तिब्बत में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वहाँ के छोटे बड़े मकानात भी बर्फ़ से ढके रहते हैं। मैं वहीं पैदा हुआ और वहीं आधी जवानी गुजारी है। मुझ जैसे बर्फानी इलाके में रहने वाले को यहाँ क्या खाक सर्दी लगेगी। हम 2 घंटे बाद स्टेडियम के रैलिंग वाले दफ्तर के सामने पहुंचे। टैक्सी वाले को किराया देकर रुखसत किया। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है? मैंने उसे फ़ोन दिया। उसने अमेरिकन सफ़ीर से रब्ता करने के बाद कहा, मैं संगरीला बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें एयरपोर्ट पर तकरीबकारी और दहशत गर्दी की खबर मिली है? हाँ, अभी 15 मिनट पहले हमारे एक आदमी ने इतला दी है। इंतज़ामिया अब तक ये मालूम ना कर सकी कि ऐसी तकरीबकारी किन लोगों ने की है। ये सब कुछ फरहाद की वाइफ सोनिया कर रही है, ताकि मैं और मेरे आदमी उस एयरपोर्ट पर ना पहचान सकें। इससे पहले कि मैं फरहाद तक पहुंचूं, वो मुझे हलाक करने यहाँ आई है। एयरपोर्ट पर मुझ पर हमला किया गया। मेरे कई आदमी मारे गए। बॉम्ब के ज़रिए मेरी रेंटेड कार के परखच्चे उड़ा दिए। ओह गॉड, मुझे वहाँ की तबाही के बारे में इतला देने वाले ने कहा है। कैसा लगता है जैसे किसी दुश्मन मुल्क के बम्बार त्यारों ने एयरपोर्ट पर बमबारी की है। प्लीज़ संगरीला, बहुत होशियार रहो। वो औरत बहुत मकार है। तुम एक नाकाबिल शिकस्त फाइटर और सफाक कातिल की हैसियत से उससे मुकाबला करने के लिए उसे ढूंढते रहोगे और वो तुम्हें इसी तरह दौड़ाते दौड़ाते हलाक करेगी, जैसा कि अभी एयरपोर्ट से तुम्हें भागने पर मजबूर किया है। वो गुस्से से बोला, वो औरत एक बार कामयाब हुई है तो तुम मुझे उससे कमतर समझ रहे हो। मैं 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढकर उसकी लाश के टुकड़ों की तस्वीरें उतार कर तुम्हारे पास भेजूंगा। हमने तुम्हें लाखों डॉलर्स दिए हैं, अब दवाएं भी दे रहे हैं कि जैसा कह रहे हो वैसा कर सको। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन रेलिंग के दफ्तर के सामने कई बड़ी कारें आकर रुक गई थीं। उनमें कई मर्द पहलवान और लेडीज़ रेसलर को देखकर संगरीला ने फ़ोन बंद करके मुझे दिया। वो गाड़ियों से उतरने वाली जवान और सेहतमंद पहलवान औरतों को तवज्जो से देखते हुए मुझसे कहने लगा, तुम भी पहचानने की कोशिश करो। वो दराज कद की बड़ी स्मार्ट औरत होगी। उसके चलने का अंदाज शाहाना होगा। बज़ाहिर बेपरवाह सी दिखाई देगी, मगर अपने अतराफ़ के लोगों से बाखबर रहकर चलती है। वो देखो, वो एक औरत स्याह लिबास में है, मुझे उस पर शुबा हो रहा है। वो दूसरी जीन्स और बुनियान पहने हुए कैसे गरूर से सीना तान कर चल रही है। उसकी बातों के दौरान में सानिया ने आकर कहा, पापा मैं मम्मा के साथ बहुत मसरूफ़ हूँ। सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि वो एयरपोर्ट के हंगामों से फ़ायदा उठाकर होटल मुकाम अल वलीद के कमरा नंबर 404 में बिल्कुल महफूज हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। ये खबीस मेरे साथ है। मैं नहीं चाहता कि ये मुझ पर शुबा करे। बहरहाल तुमने और सोनिया ने संगरीला को तो क्या, पूरे शहर को दहला दिया है। संगरीला ने कसम खाई है कि 24 घंटों के अंदर तुम्हारी मम्मा को ढूंढकर हलाक कर देगा। इसका मतलब है कि वो आज रात नहीं सोएगा, मम्मा की तलाश में भटकेगा। मैं चाहूँगा कि तुम दोनों से भटकाते भटकाते नीम मुर्दा कर दो। मैं आगे ना बोल सका। संगरीला मुझे कोहनी मारकर कह रहा था, वो देखो जो ऑरेंज कलर के ब्लाउज और ब्लैक स्कर्ट में है, सबसे ज़्यादा दराज कद है। मैं यकीन से कहता हूँ वही सोनिया होगी।
मैंने कहा, तुम अब तक 3 औरतों पर शुबा कर चुके हो, अब तस्दीक कैसे करोगे? आओ हम उस दफ्तर में जाएंगे। वो आगे बढ़ता हुआ उस दफ्तर में आया। मैं उसके साथ था। वहाँ इंतज़ामिया के ओहदेदार मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठे हुए थे। एक बड़ी मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर उनका बॉस बैठा हुआ था। उसका नाम थॉमस जेराल्ड था। वह मुख्तलिफ ममालिक में रेसलिंग के मुकाबले कराता था। उन पहलवानों पर हार जीत की बाजी लगाता था, गोया के पहलवानों के जरिए सट्टा खेलता था। उसके चंद खास एजेंट हज़ारों लाखों डॉलर्स मुख्तलिफ पहलवानों पर लगाकर कहते थे कि फ़लाँ पहलवान जीतने वाला है। अमीरों कबीर लोग भी अपने यकीन और ख्वाहिश के मुताबिक मुख्तलिफ पहलवानों पर बड़ी बड़ी रकमें लगाते थे। कुश्ती शुरू होने से पहले जिस पहलवान पर ज़्यादा रकम लगाई जाती थी, उससे ज़बरदस्त पहलवान को उनका बॉस थॉमस जेराल्ड खुफिया तौर से कहलवा देता कि वो ज़बरदस्त अंदाज में अपने मुकाबिल पहलवान से लड़ते लड़ते हार जाए। उस हारने वाले पर ज़्यादा रकम लगाई जा चुकी होती थी। इस तरह लाखों डॉलर्स लगाने वाले भी अपनी अपनी रकम हार जाते। ऐसी सट्टेबाजी के बायस वो इतनी दौलत कमा रहा था कि अब दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होने लगा। अमेरिका के बेशुमार पहलवान उसके वफादार थे। ये पहलवान उसके हुक्म के मुताबिक जानबूझकर हार जाने के बावजूद उसे लाखों डॉलर्स इनाम के तौर पर हासिल करते थे। बड़े बड़े मुजरिम भी जेराल्ड के ताबे थे, क्योंकि वो अपनी दौलत के बल पर अदालतों के फैसले बदलकर उन्हें सजाए मौत से बचाता था। मैं संग्रीला के साथ उस ऑफिस में दाखिल हुआ तो वह सब एयरपोर्ट पर होने वाली तकरीबकारी पर बातें कर रहे थे। हमें देखकर चुप हो गए। थॉमस जेराल्ड ने मुझे घूर कर देखते हुए पूछा, किसकी इजाज़त से अंदर आयो? क्या मुसल्ला गार्ड्स ने तुम्हें नहीं रोका? संग्रीला ने कहा, रोका था, मैंने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वो एक लोहे की रेलिंग पर ऐसे गिरा कि हमें रोकने के लिए दोबारा न उठ सका। सबने मुस्कुराकर हड्डियों के ढांचे को देखा। जेराल्ड ने तंज़िया अंदाज में पूछा, अच्छा तुमने 2 मन वजनी गार्ड को उठाकर फेंक दिया? हाँ, वो बाहर पड़ा है। मैं यहाँ एक पहलवान की हैसियत से अपना नाम दर्ज कराने आया हूँ। ये बात सुनते ही सब के सब कहके लगाने लगे। एक ओहदेदार ने कहा, हाय मिस्टर मच्छर पहलवान, किससे लड़ोगे? अपने जिस पहलवान से चाहो लड़ा कर आजमा लो। एक ओहदेदार ने अपनी जगह से उठकर कहा, पागल के बच्चे, हम सब ओहदेदार साहब पहलवान रह चुके हैं, अब हमने रेसलिंग छोड़ दी है। इसके बावजूद एक मच्छर से लड़ना मेरी तौहीन है। ये बताओ तुम जाते हो या मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं? फिर उसने मुझसे पूछा, और तुम तो नॉर्मल दिखाई देते हो, इस पागल के साथ क्यों आए हो? मैंने पीछे हटकर कहा, मैं लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं हूँ, मगर अभी ऑफिस के बाहर इसकी ताकत का मुजाहरा देखकर हैरान रह गया। इसने वाकई तुम्हारे गार्ड को उठाकर दूर फेंक दिया था। मुझसे कह रहा था कि यहाँ पहलवानों से कुश्ती लड़ने आया है। मैं देखने आया हूँ कि वाकई ये तुम्हारे किसी पहलवान से लड़ सकेगा या नहीं। उस ओहदेदार ने हंसते हुए संग्रीला की गर्दन एक मुट्ठी में जकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। संग्रीला ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, मुझसे लड़ने में अपनी तौहीन समझते हो तो ना लड़ो, सिर्फ अपनी कलाई छुड़ा लो। उसने महसूस किया जैसे लोहे की हथकड़ी ने उसकी कलाई जकड़ ली है। उसने कलाई को उसकी गिरफ्त से निकालने के लिए पहले मामूली सा जोर लगाया, फिर पूरी कुव्वत आजमाने लगा। उसकी मजबूत गिरफ्त के बायस कलाई में दर्द होने लगा। वह दूसरे हाथ से संग्रीला की उंगलियों को पकड़ने और गिरफ्त को ढीली करने की कोशिश करने लगा। सभी हैरानी से देख रहे थे। वो साबका पहलवान दूसरे हाथ की कुव्वत से भी अपनी कलाई छुड़ाने में नाकाम हो रहा था। थोड़ी देर पहले जितने पहलवान एयरपोर्ट से आए थे वह सब ऑफिस के अकबी हिस्से के बड़े हॉल में बैठे बियर वगैरह पी रहे थे। उनमें से दराज का द लेडी रेसलर जेराल्ड से कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए दफ्तर में आई। जेराल्ड ने उसे देखकर कहा, मिस वाइल्ड कैट, ये तमाशा देखो, हमारा साबका रेसलर इस मच्छर पहलवान से अपनी कलाई नहीं छुड़ा पा रहा। तुम इस बेचारे को इस मच्छर से निजात दिलाओ। वो संग्रीला की तरफ बढ़ते हुए बोली, ताजुब है, ये तो हड्डियों का ढांचा है और मिस्टर जॉन वुड दोनों हाथों की ताकत से भी अपनी कलाई छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ये कहते उसने संग्रीला की कलाई पर कराटे का एक हाथ मारा। वाइल्ड कैट की खड़ी हथेली की मार से लकड़ी के तख्ते और ईंटें टूट जाया करती थीं। उससे मुकाबला करने वाले ऐसी मार खाकर चकरा जाते थे, लेकिन कराटे का हाथ मारते ही वाइल्ड कैट के हलक से एक चीख निकल गई। ऐसे ही लगा जैसे उसने संग्रीला की कलाई पर नहीं, लोहे की सलाख पर खड़ी हथेली मारी हो। उस जगह की हड्डियां इतनी शिद्दत से दुखने लगी थीं जैसे वो हड्डी टूट गई हो या चटक गई हो। वह चंद सेकंड तक तकलीफ बर्दाश्त करती रही। फिर उसने घूमकर संग्रीला के सर पर किक मारी। वह फौरन बैठकर खड़ा हो गया। उसकी किक साबका पहलवान जॉन वुड के मुंह पर लगी। वो कराहता लड़खड़ाता हुआ पीछे एक सोफे पर गिर पड़ा। वाइल्ड कैट ने गुस्से और परेशानी से सोचा, हम इसे मच्छर समझ रहे हैं और ये बैक वक्त 2 रेसलर से मुकाबला कर रहे हैं और हमारे हमलों से बच रहे। कम वक्त की हड्डियां स्टील रॉड की तरह। उसने घूरते हुए अचानक उछलकर उसके सीने पर लात मारने की कोशिश की। वो उछलकर एक तरफ हट गया। उसकी लात सामने दीवार पर लगी। इससे पहले कि वो दीवार से टकराकर नीचे गिरती, संग्रीला ने उसकी पुश्त पर एक ठोकर मारी। वो चीख मारकर नीचे गिरकर तड़पने लगी। उसे यूं लगा जैसे उस मच्छर ने ठोकर नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी पर हथौड़ा मारा हो।
उसकी चीखें सुनकर हॉल में बैठे हुए कई पहलवान तेजी से चलते हुए दफ्तर में आए। 2 पहलवान दौड़ते हुए वाइल्ड कैट के पास आकर उसे फर्श से उठाने लगे। वो बुरी तरह चीखें मारने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी शायद टूट गई थी या चिटक गई थी। पहलवानों को मुकाबले के दौरान में अक्सर ज़बरदस्त चोटें लगती हैं, इसलिए वहाँ स्ट्रेचर और फर्स्ट एड का सामान रहता है। इंतज़ामिया में एक डॉक्टर भी था। उसने वाइल्ड कैट का मुआयना किया। रीढ़ की हड्डी को हाथ लगाते ही वो चीखने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, इसकी बैकबोन का एक्सरे कराना होगा, इसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाना चाहिए। 2 पहलवान और वहाँ के 4 मुलाजिम उसे स्ट्रेचर पर डालकर एक गाड़ी में ले गए। एक रेसलर ने पूछा, वाइल्ड कैट को चोट कैसे लगी? जेराल्ड ने रिवॉल्विंग चेयर पर घूमते हुए संग्रीला की तरफ इशारा किया, फिर कहा, हड्डियों के इस ढांचे ने मिस्टर जॉन वुड और वाइल्ड कैट दोनों से बैक वक्त मुकाबला किया। एक को बेबस और मजबूर बनाकर यहाँ बिठा दिया और दूसरी को अस्पताल का रास्ता दिखा दिया। क्या इसे देखकर यकीन कर सकते हो कि ये इतना ताकतवर और बाकमाल फाइटर है? सब उसे हैरानी और बेयकीनी से देखने लगे। एक रेसलर ने कहा, मिस्टर जेराल्ड, तुम हमारे बॉस हो और हम तमाम रेसलर्स तुम्हारे वफादार हैं। फिर तुमने एक बाहर के आदमी से अपनी एक लेडी रेसलर को क्यों लड़ाया? कल से यहाँ अहम मुकाबले शुरू हो रहे हैं और तुमने मुकाबले से पहले अपनी एक लेडी रेसलर को नाकारा बना दिया। जेराल्ड ने कहा, तुम सब जानते हो ये मेरा बिजनेस है और मैं निहायत ताकतवर नाकाबिले शिकस्त फाइटरों की तलाश में रहता हूँ। आज मेरे सामने एक ऐसा ज़बरदस्त फाइटर है जो बॉडी बिल्डर की बजाय हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। अगर मैं इस पर $1,00,000 की शर्त लगाऊं तो दूसरे सट्टा खेलने वाले इसे मच्छर समझकर हंसेंगे और वह सब इसके मुकाबले पर आने वाले पहलवान पर लाखों डॉलर्स की बोली देंगे। मैं पेशगोई करता हूं कि कल मैं इसे रेसलिंग रिंग में पेश करके सिर्फ चंद घंटों में करोड़ों डॉलर कमा लूंगा। फिर उसने संग्रीला से पूछा, क्यों मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, मेरी तरफ से रेसलिंग रिंग में आओ, मुझसे मुआहदा करो। तुम जब भी रिंग में मुकाबले के लिए उतरोगे मैं तुम्हें $5,00,000 अदा किया करूंगा। संग्रीला ने कहा, मैं दौलत हासिल करने के लिए किसी को भी कत्ल कर देता हूँ, मेरा पेशा यही है। मैं 5 लाख की खातिर रेसलिंग के लिए तुमसे मुआहदा कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं एक दुश्मन औरत की तलाश में आया हूँ। वो छुपकर मुझ पर हमले कर रही है। अभी एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ वो उसी औरत ने मुझे मार डालने के लिए किया था। जेराल्ड ने पूछा, ऐसी ज़बरदस्त और दहशतगर्द औरत कौन है? उसका नाम सोनिया है। फरहाद अली तैमूर की वाइफ सोनिया लेडी रेसलर के भेष में यहाँ आई है। जेराल्ड ने हैरानी से अपने सामने खड़े हुए पहलवानों में से एक एक लेडी रेसलर को देखा। वो भी एक दूसरे को शुबे की नज़रों से देखने लगी। फिर एक ने कहा, यहाँ जितनी हैं उन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सब यही कहने लगे कि वे एक दूसरे को कई महीनों से और कई बरसों से जानती हैं। संग्रीला ने कहा, तुम सब एक दूसरे को चेहरों से, उनकी आवाज़ों और लबो लहजे से पहचानती हो, लेकिन ये नहीं जानती कि सोनिया को मेकअप करने और लबो लहजा बदलने में महारत हासिल है। उसने तुम में से किसी एक को टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया है, उसे मार डाला है या कहीं कैद किया है, फिर मेकअप के जरिए बिल्कुल वही बन गई है। तुम में से कोई उसे लबो लहजे से भी पहचान नहीं सकेगा। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड या शौहर है तो वो भी उसे शनाख्त नहीं कर सकेगा। जेराल्ड ने कहा, जब तुमने सोनिया और फरहाद का नाम लिया था तभी मैं चौंक गया था। तुम तन्हा उन दोनों से टकराना चाहते हो, जबकि मैं बहुत मोहतात रहता हूँ। जुराइम की दुनिया के बड़े बड़े मुजरिम मेरी मुट्ठी में रहते हैं, बड़े बड़े नामवर पहलवान मेरे वफादार हैं। इसके बावजूद मैं अपनी हिफाजत के लिए कभी कोई नशा नहीं करता। योगा की मशकें करता रहता हूँ ताकि फरहाद और उसकी टेलीपैथी जानने वाले मेरे दिमाग में ना आ सकें, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। यानी तुम भी उसके दुश्मन हो? यही समझ लो। उसने मुझे बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचाया है। 2 ऐसे बड़े मुजरिमों को अफगानिस्तान और करगान में हलाक किया है जो मेरे लिए बड़ी बड़ी वारदात करते थे। उनके जरिए मैं बड़ी दौलत कमाया करता था। जब तुम भी उसके दुश्मन हो तो मैं तुम्हारी रेसलिंग टीम में रहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ सोनिया आई हुई है। उसने एयरपोर्ट पर मुझ पर हमला किया था, मैं वहाँ भीड़ में बच गया। अब इससे पहले कि वो फिर छुपकर हमला करे, मैं उसे ढूंढकर हलाक कर देना चाहता हूँ। जेराल्ड ने कहा, मैं पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेता हूँ। मैं इन तमाम लेडी रेसलर्स को पीछे हॉल में ले जाता हूँ, वहाँ इनसे सवालात करता हूँ। मैं इन तमाम लेडीज़ की पूरी हिस्ट्री जानता हूँ, मुझे इनकी कुछ प्राइवेट बातें भी मालूम है। अगर ये सब असली हैं तो अपने वो अहम राज मुझे बताएंगी जिन्हें मैं जानता हूँ। जो नहीं बता सकेगी वही मक्कार सोनिया होगी। फ़ोन की घंटी बजने लगी। जेराल्ड ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से सोनिया ने कहा, मैं सोनिया बोल रही हूँ, अपने टेलीफोन का स्पीकर ऑन करो ताकि वहाँ मौजूद तमाम अफराद मेरी बातें सुन सकें। जेराल्ड ने स्पीकर का बटन दबाते हुए संग्रीला से कहा, फ़ोन पर सोनिया बोल रही है, उसकी बातें सुनो। सोनिया ने कहा, तुम लोग मेरी तलाश में वक्त ज़ाया न करो। मैंने एयरपोर्ट पर इतना बड़ा हंगामा इसलिए किया था ताकि मैं आसानी से निकल जाऊं और संग्रीला मुझे पहचान न सके।
इस अहमक से कहो मैंने किसी लेडी रेसलर का भेष नहीं बदला है, बल्कि इस अहमक के उस बंगले में हूँ जहाँ वो अमरीकी सफ़ीर का मेहमान बनकर रहता है। यकीन ना हो तो मैं रिसीवर रख रही हूँ। संग्रीला अपने उस बंगले का फ़ोन नंबर डायल करके मुझसे बात करे या खुद आ जाए, यहाँ हमारी मुलाकात ज़बरदस्त रहेगी। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। जेराल्ड ने क्रैडल पर हाथ रखकर संग्रीला की तरफ रिसीवर बढ़ाते हुए कहा, वो बेशक दलेर है, खतरात से खेलने के लिए किसी भी मुखालिफ के घर में घुस जाती है। अभी वो तुम्हारी रिहाइशगाह में है या नहीं, फ़ोन पर तस्दीक कर सकते हो। संग्रीला ने आगे बढ़कर रिसीवर लिया, फिर अपने बंगले के नंबर डायल किए। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से सोनिया की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, क्या तुम संग्रीला हो? हाँ, तुम मेरे बंगले में क्या कर रही हो? बंगला अच्छा है, आरामदेह है, अपने रिहायशी अखराजात बचा रही हूँ। अगर तुम यहाँ होगे तो तुम्हारे इंतज़ार में जागना पड़ेगा। नहाने का वादा करोगे तो आराम और इत्मीनान से सो जाऊंगी। ज़्यादा दलेरी ना दिखाओ, मर्द की बच्ची हो तो इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। दुनिया में कोई मर्द का बच्चा या बच्ची नहीं होती। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो बताओ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें किस तरह 9 माह तक पेट में रखा था? यू शट अप, मैं अभी आ रहा हूँ। वह रिसीवर को क्रैडल पर पटक कर जाना चाहता था। जेराल्ड ने अपनी जगह से उठकर उसके एक बाजू को पकड़कर कहा, जस्ट ए मिनट, तैश में ना हो। गुस्सा थूक कर मोटी अकल से सोचो, उस मक्कार औरत ने पहले ज़बरदस्त जाल बिछा है, इसके बाद तुम्हारे बंगले में रहकर तुम्हें बुला रही है। वो इतनी देर होती तो एयरपोर्ट से तुम्हारा सामना करती। संग्रीला ने कहा, उसने वहाँ सामना नहीं किया, लेकिन मेरे बंगले में मुझे बुलाकर दलेरी का सबूत दे रही है। ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी मौत का सामान करने के बाद तुम्हें बुला रही है? मैं इतना नादान नहीं हूँ कि वहाँ पहुँचते ही सीधा बंगले में घुसता चला जाऊँगा। मैं पहले दूर ही दूर से उसकी चालबाजी को समझूंगा। कैसे समझोगे कि रात के वक्त उसके कितने आदमी तुम्हें गोली मारने के लिए कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं? जब इंसानों से भरे हुए एयरपोर्ट पर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में उसके गनमैन तुम्हारे 2 आदमियों को गोलियां मार सकते हैं, तुम्हारे 6 आदमियों को जिंदा जला सकते हैं, तुम पर भी फायर कर सकते हैं, तुम्हारी गाड़ी के साथ कई गाड़ियों को बॉम्ब के धमाके से तबाह कर सकते हैं, तो तुम्हारे बंगले के अंदर और बाहर क्या कुछ नहीं करेंगे? प्लीज़ अक्ल से काम लो। वो तुम्हें इश्तियाल दिलाकर वहाँ बुला रही है। वो गुस्से से होंठों को भींचकर सोचने लगा, फिर बोला, हाँ, वो चालबाज है, दलेरी दिखाने के लिए मेरे बंगले में तनहा नहीं होगी, अपनी हिफाजत का और मेरी मौत का सामान कर चुकी होगी, लेकिन मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वो मेरे ही घर में बैठकर मुझे चैलेंज कर रही है। वो तुम्हें अपनी मौत की तरफ आने के लिए भड़का रही है। वो बोला, मिस्टर जेराल्ड, मैं तुम्हारी मुखालिफ पार्टी के पहलवानों से कल मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया हूँ। तुम मुझे इस जिल्लत के एहसास से निजात दिलाओ कि वो मेरे घर में घुस आई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम किसी तरह उसे मेरे घर से अभी निकालो। जेराल्ड ने अपने पहलवानों से कहा, बहुत रात हो चुकी है, तुम सबको कम से कम 6 घंटे आराम से सोना चाहिए, लिहाजा सोने के लिए जाओ। सिर्फ 4 रेसलर, हैरी, कोनी मार्कोस और तुम दोनों ट्विन ब्रदर्स यहाँ रहो और मेरी हदायत पर अमल करो। 4 पहलवान वहाँ रह गए, बाकी सोने के लिए चले गए। जेराल्ड ने कहा, तुम चारों मिस्टर संग्रीला के साथ जाओ, और संग्रीला, मैं तुम्हें एक बेहतरीन दोस्त की हैसियत से समझाता हूँ, तुम दूर से इन चारों को अपना बंगला दिखाओ और दूर ही रहकर इन चारों की वापसी का इंतजार करो। उसने संग्रीला को एक मोबाइल फ़ोन दिया और कहा, खतरा महसूस करते ही तुम वहाँ से और ज़्यादा दूर जाकर फ़ोन पर मुझसे रब्ता करो, मैं अपने चारों रेसलर से भी रब्ता रखूँगा। संग्रीला ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, मेरे दोस्त के पास फ़ोन है, मैं तुमसे रब्ता करूँगा। हम उन चारों पहलवानों के साथ 2 गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हुए। मैं और संग्रीला एक गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में चारों पहलवान अपनी अपनी गन लोड करके जा रहे थे। इस दौरान में दफ्तर में सानी मेरे अंदर आई थी और सोनिया की आइंदा प्लानिंग मुझे बताकर चली गई। संग्रीला ने अपने बंगले से दूर गाड़ी रोक दी, उन 4 पहलवानों को हाथ के इशारे से बताया, ये सामने 2 बंगलों के बाद तीसरा बंगला मेरा है, होशियारी से जाओ, बल्कि ये कहते हुए जाओ कि तुम में से कोई संग्रीला नहीं है, तुम लोग मैडम सोनिया से समझौता करने आए हो। वो चारों अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए संग्रीला के बंगले की तरफ गए। मैं संग्रीला के साथ दूर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा रहा। उन चारों ने बंगले के गेट के बाहर गाड़ी रोकी। वहाँ एक चौकीदार था। उन चारों ने गाड़ी से उतरकर चौकीदार से पूछा, इस बंगले में कौन रहता है? उसने जवाब दिया, हमारे साहब के मेहमान संग्रीला साहब रहते हैं। कोई औरत भी यहाँ रहती है? नहीं, वो बिल्कुल तन्हा रहती हैं। झूठ मत बोलो, 1 घंटा पहले इस बंगले से एक औरत ने फ़ोन पर हमसे बात की थी। चौकीदार ने कहा, यह सच है, एक औरत कार में आई थी। उसने मुझसे कहा कि उसके मोबाइल फ़ोन की बैटरी नाकार हो गई है, वो एक ज़रूरी फ़ोन करना चाहती है। मैंने इनकार किया तो उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं मजबूर होकर उसके साथ बंगले के अंदर गया। वो आधे घंटे तक ड्राइंग रूम में फ़ोन के पास रही, फिर किसी से फ़ोन पर बातें करने के बाद चली गई। उसके जाने के बाद मैंने सफ़ीर साहब के सेक्रेटरी को फ़ोन पर उस औरत के बारे में बता दिया। एक पहलवान ने पूछा, अभी उस बंगले के अंदर कौन है? कोई नहीं है। दूसरे पहलवान ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए
अपने बॉस जेराल्ड को बताया। बॉस सोनिया यहाँ सिर्फ आधे घंटे के लिए आई थी। चौकीदार को गन पॉइंट पर रखकर बंगले के अंदर जाकर आपसे और संग्रीला से बात की थी, फिर यहाँ से चली गई थी। जेराल्ड ने कहा वो सिर्फ वहाँ से फ़ोन करके संग्रीला को चैलेंज करने नहीं आई थी। तुम चारों बंगले में जाकर अंदर एक एक कमरे को देखो, हो सकता है उसने रिमोट कंट्रोलर से ब्लास्ट होने वाला बॉम्ब कहीं छुपा कर रखा हो। बॉस, इस तरह तो हमारे लिए खतरा है। सोनिया से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। वह बंगले के अंदर संग्रीला के आने का इंतजार कर रही होगी, कहीं छुपी होगी, लेकिन तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बंगले में जाओ, बुज़दिल न बनो। वो चारों चौकीदार को साथ लेकर बंगले के अंदर जाने लगे। सोनिया चौकीदार के कैबिन के पीछे छुपी थी। उनके जाते उसने गाड़ी के पास आकर पेट्रोल की टैंकी में इत्मीनान से इतना बड़ा सुराख किया कि पेट्रोल तेजी से बहने लगा। संग्रीला के बंगले की तरफ जाने वाला रास्ता ज़रा ऊंचाई पर था। पेट्रोल सड़क पर बहता हुआ ढलान पर हमारी गाड़ी की तरफ आने लगा। स्ट्रीट लाइट ज़रा दूर थी। रात के वक्त सड़क पर बहने वाला पेट्रोल नज़र नहीं आ सकता था। जब वह पेट्रोल हमारी गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गया तो संग्रीला ने सर उठाकर सूंघते हुए कहा, पेट्रोल की बू आ रही है। मैंने तायद की, हाँ अभी मैं कहने ही वाला था, मुझे भी कुछ ऐसी ही बू महसूस हो रही है। संग्रीला के बंगले के गेट के सामने खड़ी हुई गाड़ी के नीचे अचानक धमाका हुआ। उस गाड़ी के तो परखच्चे उड़ने लगे, लेकिन वो आग बहते हुए पेट्रोल के साथ भड़कती हुई हमारी गाड़ी की तरफ आने लगी। संग्रीला पहली गाड़ी के धमाके के साथ ही मेरा हाथ पकड़कर दूर भागता जा रहा था। मैंने दौड़ते हुए पलटकर देखा, फिर उसने कहा, आग बहते हुए पेट्रोल के साथ हमारी गाड़ी की तरफ आ रही है। हम और तेजी से भागने लगे। चंद सेकंड के अंदर ही हमारी गाड़ी में भी जोरदार धमाका हुआ। आसपास के बंगलों से औरतों, मर्दों और बच्चों के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। उनके बंगलों तक आग नहीं फैली थी, लेकिन दिल हिला देने वाले दो धमाके ऐसे थे कि आसपास रहने वाले अपने अपने बंगलों से निकलकर भाग रहे थे। एक जगह तारीकी में संग्रीला ठोकर खाकर औंधे मुँह गिरा। शदीद गुस्से से झुंझला कर बोला, कुत्ते की बच्ची, मैं उज़्बेकिस्तान में ज़ख्मी हुआ था तो फरहाद ने मेरा पीछे छोड़ दिया था, मगर ये तो आदमखोर बला की तरह मेरे पीछे पड़ गई है। मैं तारीकी में मुस्कुराने लगा। उसे सहारा देकर उठाते हुए बोला, सोनिया जैसी औरतें ऐसी ही होती हैं, मोहब्बत करती हैं तो सारी ज़िंदगी अपने महबूब का पीछा नहीं छोड़ती, और अदावत करती हैं तो नाकाबिले निजात बला की तरह कब्र तक पीछा करती रहती हैं।